हेलो फ्रेंड्स, तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो क्लास 6 का 8 चैप्टर था जल की विविध अवस्थाएं, उससे रिलेटेड बहुत सारा चीजों को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो बाकी जो है इस चैप्टर का वह इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे, इस सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। तो पहले वाले लेक्चर में आपको सारा चीज जो बेसिक है समझा चुके थे, जो संघनन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, ठीक है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और कैसे एक दूसरे में ये परिवर्तित होते हैं, ये सारा चीज हम आपको समझा चुके थे। अब हम लोग देखेंगे जो वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। तो वाष्पन क्या होता है ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, फिर से थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा अधिक आपको पढ़ना है। देखिए वाष्पन क्या होता है, तो आप जानते हैं कोई भी लिक्विड, कोई भी द्रव अगर किसमें बदलता है, कोई भी द्रव अगर वह गैस में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। तो वाष्पीकरण का मतलब हो गया द्रव का किस में बदलना, गैस में बदलना। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अब वाष्पीकरण जो हो रहा है उसको प्रभावित करने वाला बहुत सारा कारक है। वाष्पीकरण का आपका बहुत सारा उदाहरण भी बता दिए थे। जैसे खाना पक रहा है, वहां पे जो जल है, जो पानी है, वो भी वाष्प बन रहा है, तो वो भी क्या हो गया, वाष्पीकरण हो गया। वो गैस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है। उसके बाद आपको बता दिए थे पानी अगर आप आसपास रखते हैं तो धीरे धीरे उड़ जाता है, किसके वजह से, वाष्पीकरण के वजह से। पसीना जो हमारा निकलता है सूख जाता है, किसके कारण, वाष्पीकरण की वजह से। तो वाष्पीकरण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो समान तौर पे हम आसपास अपने देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वाष्पीकरण आपको बता दिए, दो चीज ध्यान रखिएगा। वाष्पीकरण जब भी होगा, मान लीजिए यहाँ पे जल है, क्या है, जल। तो अगर जल का वाष्पीकरण हो रहा है तो कौन जल का वाष्पीकरण होगा, जो ऊपर है, जो ऊपरी सतह पर होते हैं जल, उन्हीं का वाष्पीकरण पहले होगा, फिर ऊपरी सतह पर जो जाएगा फिर उसका होगा। तो ऊपरी सतह पर होता है, तो ध्यान रखिएगा जो वाष्पीकरण होता है, जो वाष्पन होता है, ये कैसी प्रक्रिया है, ये सतही प्रक्रिया है। मतलब सतह पर होता है, सतह पर। नीचे वाला पानी जो है, नीचे वाला जल वाष्पीकरण में नहीं जाएगा, ऊपर वाला जो होगा वही वाष्पीकरण में जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है, जैसे ही वाष्पीकरण होगा तो यहां से उड़ेंगे मॉलिक्यूल जो है, अणु जो है, यहां से पानी के उड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया जो होता है उसके कारण ठंडक होता है, ध्यान रखिएगा। इसका उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे। तो वाष्पीकरण क्या है, सतही प्रक्रिया है, पहला बात ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, वाष्पीकरण जब भी होगा तो उस सतह का जो ऊर्जा है कम हो जाएगा, मतलब वहां ठंडा हो जाएगा। तो जिस सतह पर वाष्पीकरण होगा वह सतह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दो महत्वपूर्ण बात को ध्यान रखना है अगला पॉइंट्स को समझने के लिए। अब हम लोग समझेंगे वाष्पीकरण को। ठीक है, वाष्पन जो है, वाष्पीकरण जो है, इसको कौन कौन से कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है, एक तो तापमान है, दूसरा क्या है, हवा की गति, तीसरा है सतह का क्षेत्र और चौथा है वायु में आर्द्रता। वायु में आर्द्रता का मतलब हो गया वायु में नमी कितना है। तो ये चार कारक जो है वह वाष्पन के दर को प्रभावित करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है, पहला हम लोग देखते हैं सतह क्षेत्र। सिंपल है, देखिए घर में आप देखिए, घर में जब पानी उन्हें गिर जाता है तो उसका घर का लोग क्या करता है, उस पानी को फैला देता है, पोंछ देता है। पोछा से क्या करता है, उसको पूरा पोंछ देता है, फैला देता है। गांवों में आप देखे होंगे जब पानी उन्हें लग जाता है तो झाड़ू से हम लोग क्या करते हैं, फैला देते हैं। क्यों फैलाते हैं, क्योंकि वहां के लोग समझ रहे हैं अगर फैलाएंगे तो ये जल्दी उड़ जाएगा, जल्दी सूख जाएगा। लेकिन वही अगर गड्ढा में रह गया, एक जगह रह गया, तो जल्दी उड़ेगा नहीं, उसको उड़ने में, उसको गायब होने में समय लगेगा। तो गांव का लोग भी समझ रहा है, घर का लोग भी समझ रहा है, अगर वो एक जगह रहेगा, गड्ढा में रहेगा, एक जगह रहेगा, तो जल्दी नहीं उड़ेगा, उसका वाष्पीकरण जल्दी नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसको फैला देंगे तो वो जल्दी उड़ जाएगा, वो पानी गायब हो जाएगा और जो सतह है वो सूख जाएगा। तो ये सब हम लोग यूज करते हैं। कपड़ा भी जब हम लोग पसारते हैं तो कपड़ा को एक जगह समेट कर रख दीजिए और एक आदमी फैला के रखेगा तो कौन जल्दी सूखेगा, जो फैला के रखेगा उसका जल्दी सूखेगा।
इस सब में क्या हो रहा है, फैलाने से, जैसे ही पानी को आप फैला दिए तो वाष्पीकरण का दर क्या होगा, बढ़ जाएगा, वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, कपड़ा को फैला दीजिएगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा, जिससे कपड़ा जो है जल्दी सूख जाएगा। तो सतह जो होता है, सतह क्षेत्र अगर आप बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वाष्पीकरण का दर अधिक हो जाता है। एक प्याला लिए हैं, इसमें पानी रखिए और दूसरा एक प्लेट ले लीजिए चौड़ा जिसका सतह बड़ा है, इसमें पानी रखिए आप 1 लीटर और इसमें पानी आप रखिए 1 लीटर। किसमें जल्दी वाष्पीकरण होगा, किसमें पानी जल्दी गायब हो जाएगा, तो इसमें पानी जल्दी गायब हो जाएगा, लेकिन इसमें पानी थोड़ा सा लेट से गायब होगा। क्यों, क्योंकि इसका सतह बड़ा हो गया, इसका सतह क्या होगा, छोटा हो गया, तो इतना पानी उड़ेगा जल्दी जल्दी, और यहाँ पे इतना ही पानी उड़ रहा है क्योंकि सतह से मतलब है, तो इसका सतह कम है तो यहाँ पे पानी कम उड़ेगा, कम भाप में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे सतह ज्यादा है तो पानी अधिक से अधिक वाष्प में बदलेगा, तो यहाँ पे वाष्पीकरण ज्यादा होगा और यहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। तो ध्यान रखिएगा, सतह अगर अधिक होगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक जो है जल के अणु क्या होंगे, वाष्पीकरित होंगे। तो बड़ी सतह पर जल वायु के संपर्क में अधिक आता है। एक बोतल के ढक्कन में रखा जल, एक बोतल में का जो ढक्कन है उसमें आप जल रख दीजिए और एक प्लेट में आप जल रख लीजिए और एक प्लेट में उतना ही जल रख लीजिए। किसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा, तो जो प्लेट है वो उसमें वाष्पीकरण जल्दी होगा, पानी जल्दी उड़ जाएगा। प्लेट में जल तेजी से वाष्पित होते हैं क्योंकि सतह क्षेत्र अधिक होता है। तो सिंपल समझ गए, सतह क्षेत्र अगर बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण क्या होगा, अधिक होगा। इसका कारण भी बता दिए, सतह अधिक होगा तो जल के अधिक अणु भाप बन जाएंगे, वाष्प बन जाएंगे, लेकिन सतह कम होगा तो उसके कम अणु ही वाष्पित हो पाएंगे। इसीलिए सतह के बढ़ने पर वाष्पीकरण का जो दर है वो बढ़ जाता है। चलिए तापमान देखिए, अब तापमान का एग्जांपल आप देख लीजिए। आप पानी को कब देखते हैं जो जल्दी सूख जाता है, गर्मी में, ठंडा में कि बरसात में? तो सबसे जल्दी जो पानी सूखता है, ठीक है, किस मौसम में सूखता है, गर्मी के मौसम में। तो गर्मी में पानी जो है जल्दी सूख जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको तापमान अधिक मिल रहा है, सूर्य का गर्मी अधिक मिल रहा है। तो सूर्य का गर्मी अगर अधिक मिलेगा, उसको तापमान अधिक मिलेगा, तो पानी का वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, जल्दी होगा। तो अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, सूर्य की गर्मी हो तब, या इस तरह आप बर्तन में कोई चीज को गर्म कर रहे हैं तो उसका वाष्पीकरण क्या होगा, जल्दी होगा। अब वाष्पीकरण समान तौर पे आपको दिखाई तो देगा नहीं, पानी अपने आप गायब हो गया, कपड़ा अपने आप सूख गया, तो वो पानी जो आसमान में गया, ऊपर गया, उसको तो आप नहीं देख रहे। ये प्रक्रिया अपने आप हो रहा है। और इस प्रक्रिया के लिए अब ऐसा बात नहीं है कि गर्मी में वाष्पीकरण होता है, क्या ठंडा में कपड़ा नहीं सूखता है, क्या बरसात में कपड़ा नहीं सूखता है, सूखता है लेकिन देर से सूखता है। तो वाष्पीकरण गर्मी में अधिक होगा, बरसात में थोड़ा कम हो जाएगा, ठंडा में ठीक ठाक रहता है। ठीक है, तो बरसात में कपड़ा सुखाना काफी कठिन हो जाता है, वो सब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो क्लियर है, गर्म दिन में वाष्पन की दर क्या होगा, अधिक होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखे जल का वाष्पन तेज होता है जबकि छाया में धीरे धीरे होता है। तो 1 लीटर पानी या आधा लीटर पानी आप ले लीजिए, 2 बर्तन में, दोनों का आयतन सेम रहना चाहिए, मतलब 2 प्लेट में ले लीजिए और एक को रखिए ठंडा में, छाया में रखिए, और एक को रखिए आप धूप में रखिए। तो धूप वाला देखिएगा पानी जो है जल्दी उड़ जाएगा, जबकि छाया में रखे हैं उसका वाष्पन जो होगा धीरे धीरे होगा, बहुत लेट से पानी जो होगा गायब होगा। तो क्लियर है, अगर धूप में अगर आप पानी को रखते हैं, जल को रखते हैं, तो उसका वाष्पन तेजी से होगा, छाया में रखते हैं तो उसका वाष्पन जो होगा धीरे धीरे होगा। अब हम लोग अगला बात करते हैं हवा की गति। इसको समझिए, देखिए जब बरसात के दिन आता है, आप देखे होंगे तो कपड़ा को हम लोग क्या करते हैं, बाहर नहीं सुखा पाते क्योंकि बाहर सूखता ही नहीं है। तो कपड़ा बाहर नहीं सूखता है तो हम लोग क्या करते हैं, पंखा से कपड़ा को सुखा लेते हैं। तो पंखा के नीचे कपड़ा रखते हैं और कुछ घंटा में कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है। आप घर में देखेंगे, खास तौर पर जब छोटा छोटा बच्चा होता है ना और कपड़ा वो ज्यादा गंदा करता है, तो आप देखे होंगे कपड़ा जल्दी जल्दी साफ होता है और उसको पंखा के नीचे रख दिया जाता है ताकि वो जल्दी क्या हो जाए, सूख जाए। ठीक है, इस तरह हम लोग भी सुखाते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है तो स्टैंड फैन लगा देते हैं, सामने उसका कपड़ा रखते हैं, बस हमको लगता है ये 1 घंटा में कपड़ा जो है 1 घंटा में कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है ये भी। अब इसमें क्यों होता है वो समझिए। मान लीजिए यहाँ पे कपड़ा रखे और यहाँ पे हवा पड़ रहा है, तो ये हवा क्या करता है, इस कपड़ा में जो पानी है उसको क्या करता है, उड़ा देता है, उसको वाष्पित कर देता है, जिससे कपड़ा क्या होता है, सूख जाता है।
तो हवा की गति अधिक होने पर जल की वाष्पन दर भी अधिक हो जाता है। जितना हवा तेजी से बहेगा उतना ही कपड़ा जल्दी सूखेगा, क्योंकि वहां पर वाष्पन का दर जो है वो क्या हो गया, फास्ट हो गया, तेज हो गया। तेज हवा जल वाष्प को हटा देती है। तेज हवा जो होता है, जल का जो वाष्प है वहां पे जो छोटा छोटा कण है जल का, उसको क्या करता है, हटा देता है और वाष्पन को तेज करती है। उदाहरण, तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और बरसात के दिनों में हम लोग कपड़ों को क्या करते हैं, पंखों से सुखा लेते हैं, इसी प्रक्रिया के द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे वायु में आर्द्रता जो होता है, इसका मतलब क्या है। देखिए, आर्द्रता का मतलब होता है वायु में नमी। नमी का मतलब होता है उसमें जल की मात्रा। तो यह जल जो भाप में बन रहा है, ये भाप कहाँ जा रहा है, ये जल वाष्प कहाँ जा रहा है, तो हवा में। तो हवा में जो जल वाष्प होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आर्द्रता, जिसको अपने भाषा में हम लोग नमी बोलते हैं। तो हवा में नमी ज्यादा है, इसका मतलब हवा में पानी की मात्रा अधिक है। और हवा में नमी कम है, हवा सूखा है, इसका मतलब हवा में जो जल की मात्रा है वो कम है। तो आप जानते हैं, जो अगर गर्मी का हम बात करेंगे तो गर्मी के दिनों में जो हवा होता है उसमें नमी कम होता है, हवा सूखा होता है। लेकिन बरसात के दिन में अगर बात कीजिएगा तो बरसात के दिन में हवा में बहुत अधिक नमी होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हवा में नमी अधिक है तो वो और नमी को रखना नहीं चाहेगा, लेकिन हवा में नमी कम है गर्मी के दिनों में तो वो चाहेगा जो और नमी उसके अंदर आ जाए, क्योंकि हवा के पास एक फिक्स क्षमता होता है, एक निश्चित क्षमता होता है, उतना ही वो क्या कर सकता है, नमी को रख सकता है, जल वाष्प को रख सकता है, उससे अधिक नहीं रख सकता है। अब इस पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब वातावरण में पहले से ही जल वाष्प अधिक होता है, जैसे किसमें, बरसात के समय में, जैसे बरसात के समय में तो वाष्पन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बरसात के दिन में कपड़ा इसलिए जल्दी नहीं सूखता है क्योंकि हवा में ऑलरेडी नमी है, और हवा में ऑलरेडी नमी है तो वो और नमी को लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, इसलिए जल वाष्पन जो होता है उसका दर कम हो जाता है। कब, जब बरसात का दिन होगा तब, क्योंकि बरसात के दिनों में याद रखिएगा हवा में नमी ऑलरेडी बहुत अधिक होता है। तो अगर हवा में आर्द्रता बढ़ता है तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे प्रश्न भी दिया गया है आपकी किताब में, यदि बरसात के दिन कपड़े जल्दी सुखाने हैं तो क्या करेंगे, कपड़ों को पंखे के सामने फैलाएं, हवा की गति बढ़ाकर वाष्पन को तेज करें, हो सके तो हल्की गर्मी या कृत्रिम गर्म स्रोत जैसे हीटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हीटर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हीटर से ज्यादा अच्छा क्या है, पंखा से आप उसको आसानी से सुखा सकते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे रिलीलन प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, आपको बता दिए वाष्पन प्रक्रिया जो होता है सतही प्रक्रिया होता है। दूसरा आपको बता दिए जो वाष्पन प्रक्रिया जो होता है उसकी वजह से वो जो सतह होता है वो ठंडा हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सुई लगाना पड़ता है तो यहाँ पे स्पिरिट लगाता है तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्पिरिट क्या हो गया, वाष्पित हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ठंडा हो गया। उसी तरह आप एसीटोन डाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो या सैनिटाइजर का आप देखेंगे, सैनिटाइजर जब भी रगड़ते हैं यहाँ पे रगड़िएगा तो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि सैनिटाइजर क्या हो गया, वाष्पित हो गया। तो कोई द्रव अगर वाष्पित होता है तो उससे तक क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका यूज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में करेंगे। तो जब कोई तरल पदार्थ, कोई लिक्विड पदार्थ, द्रव पदार्थ जैसे पानी या सैनिटाइजर वाष्पित होता है तो वह अपने आसपास से उष्मा ले लेता है। जिस सतह पर होगा वहां से उष्मा क्या करेगा, ले लेगा, जिसके कारण वह जो सतह होगा वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा और आपको ठंडा फील होगा। ठीक है, उसको टच कीजिएगा तो क्या फील होगा, ठंडा फील होगा। और इसी को हम लोग रिलीलन प्रभाव बोलते हैं। रिलीलन प्रभाव का मतलब हो गया वाष्पन के कारण जो सतह ठंडा हुआ है, इसी प्रक्रिया को हम लोग रिलीलन प्रभाव बोलते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है, देखिए मटका में आप देखे होंगे पानी जो होता है आप रख दीजिए, ठंडा हो जाता है। इसी के कारण कपड़ा हम लोग पहनते हैं, गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनते हैं जिससे बॉडी हमारा क्या रहता है, ठंडा रहता है। इसी के कारण तो यह प्रक्रिया बहुत जगह इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। मटके या सुराही में पानी जो ठंडा रहता है, किसके कारण, रिलीलन प्रभाव के कारण। मतलब आप अगर मटका में पानी को रखते हैं तो मटका में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है,
जिसके द्वारा पानी जो होता है वाष्पित होता है, और पानी जैसे ही वाष्पित होगा तो वो मटका क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, और मटका ठंडा हो गया तो उसमें अगर पानी रखिएगा तो पानी भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सैनिटाइजर वही आपको बता दिए, जैसे ही सैनिटाइजर आप लगाइएगा या एसीटोन लगाइएगा, ठीक है, तो होगा क्या, वो उड़ जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, और ये सतह आपको क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहां से वो उष्मा लेके उड़ चुका है। पसीने का वाष्पीकरण होता है। अब आपको गर्मी लगेगा, लेकिन शरीर को जब छुएगा तो शरीर आपका ठंडा रहेगा। तो जितना पसीना हो रहा है उतना शरीर आपका ठंडा रहेगा। लगेगा आपको गर्मी, लेकिन आपका शरीर ठंडा रहेगा। क्यों, समझिए, जैसे ही पसीना निकलता है तो पसीना क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, और जितना पसीना वाष्प में बदलेगा आपका जो चमड़ा है, स्किन है, वो उतना ही ठंडा हो जाएगा, और बॉडी अंदर से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठंडा हो जाता है। तो जितना पसीना निकलेगा उतना ही बॉडी आपका क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। भले आपको गर्मी लग रहा है, लेकिन बॉडी टच करके देखिएगा तो आपको ठंडा लगेगा। तो पसीने में भी रिलेवेंट प्रभाव देखने को मिलता है, इससे शरीर क्या होता है, ठंडा रहता है। गर्मियों में आप देख सकते हैं छत या आंगन पर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग छत पर सोते थे, आज भी गर्मी के दिनों में जब छत पर जाते हैं सोने, तो पहले क्या करते हैं, पानी उन्हीं पहले पटा देते हैं 6 बजे। पानी पटाने पर वो पानी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। अब वो जो छत है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। खूब पानी पटा दीजिए, 2 बार पटा दीजिए, ठंडा हो गया, फिर आप जाइएगा सोने तो आपको उतना गर्मी नहीं लगता है। तो ये सारा प्रक्रिया हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं, बस समझते नहीं है। अब समझ गए हम लोग। चलिए, घरेलू हम लोग एक कूलर भी बना सकते हैं, मतलब फ्रीजर भी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे फ्रीजर बनाइएगा। तो देखिए घरेलू फ्रीजर हम लोग कैसे बनाएंगे। 2 मटका लेना है, एक बड़ा मटका और एक छोटका मटका। ठीक है, बड़ा मटका में छोटका मटका को रख देना है, और बीच में क्या करना है, आपको रेत को भर देना है। ठीक है, कि रेत को भर देना है। ठीक है, छोटे गमले को इसके अंदर रख दे, दोनों गमलों के बीच जगह रेत से भर देना है। रेत को गीला कर दे, ये जो रेत है उसमें थोड़ा गीला कर देना है, पानी उनी डाल देना है। ठीक है, ऊपर से गीली बोरी या ढक्कन लगाए, ऊपर से जो उसको तोपना है, इसको ढकना है। तो ये ढक्कन आप लगा लीजिए, या कोई गीला कपड़ा हो, बोरी हो, उसको आप लगा लीजिए। 4-5 घंटे के अंदर उसमें कोई भी आप चीज रखिएगा, इस गमला के अंदर आप कोई भी चीज रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये देसी जुगाड़ हो गया, ये हम लोगों का देसी फ्रीजर हो गया, ये हम लोग का देसी फ्रीजर हो गया, देसी रेफ्रिजरेटर हो गया। इस तरह आप बना सकते हैं। सुराही का उपयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें भी वही मामला है जो घड़ा वाला मामला है। घड़ा में जिस तरह पानी ठंडा होता है, उसी तरह सुराही में भी पानी ठंडा होता है, उसी प्रक्रिया द्वारा। अब हम लोग बात करेंगे बादल कैसे बनता है और बारिश कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए, सूरज का गर्मी जैसे पड़ता है पानी पर, तो पानी क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, और यह हल्का होता है, इसलिए ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है। ऊपर जाएगा, आसमान में जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, धूल के कणों के चारों ओर छोटी छोटी जल बूंद बना लेता है, और ऊपर धूलकण भी है। अब धूलकण के चारों तरफ यह जो वाष्पित जल है, यह क्या होगा, उसके चारों तरफ उसको घेर लेगा, उसको पकड़ लेगा, और छोटी छोटी जल बूंद बना लेगा। यह मिलकर बादल बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बादल। तो देखिए, यहाँ पे पानी था, पानी ऊपर उड़ा, ऊपर आया, यहाँ पे क्या था, धूलकण था, धूलकण के चारों ओर ये जो वाष्पित जल है वो घेर लिया, छोटा छोटा बूंद बना लिया। ठीक है, अब ये छोटा बूंद बनाया, इधर भी छोटा बूंद बनाएगा, इधर भी धूलकण होगा। अब ये छोटा छोटा जो जल बूंद बना है, ये छोटा छोटा मिलकर बड़ा रूप लेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बादल बोलेंगे। छोटी बूंदे आपस में मिलकर बड़ी बूंदे बनाती है। जब ये भारी हो जाती है, जब भारी हो जाएगा तो नीचे जमीन पर गिरेगा, और जमीन पर गिरेगा तो हो सकता है वो पानी के रूप में गिरे, या हो सकता है वो बर्फ के रूप में गिरे। अब देखिए, धूल का जो कण है उसका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है बादल बनाने में। अगर धूलकण नहीं रहेगा तो बादल नहीं बन पाएगा, क्योंकि धूलकण के चारों तरफ ही जल वाष्पित होकर उसके चारों तरफ चिपकता है, उसको घेरे रहता है। ठीक है, तो धूलकण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है बादल को बनाने में,
और बादल नहीं बनेगा तो फिर बारिश नहीं हो पाएगा। अब जल चक्र क्या होता है, देखिए जल चक्र का मतलब है जो जल जहां से गया था वहीं पे वापस आ जाए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे जल चक्र। तो देखिए पानी जो था, ठीक है, समुद्र से निकला, आसपास जो नदी है, पोखरा है, वहां से पानी क्या हुआ, वाष्पित हुआ, वाष्पित होकर क्या बनाया, बादल बनाया, बादल से क्या हुआ, पानी बरसा, पानी बरसा फिर कुछ समुद्र में चला गया, नदी में चला गया, ठीक है, पोखरा में चला गया, तो जहां जहां से आया था वहां वहां चला गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र बोलते हैं। इसमें 4 प्रक्रिया होता है। पहला होता है वाष्पीकरण, तो महासागर, नदी, पोखरा, इस सब से क्या होता है, जल जो होता है वाष्पित होता है। दूसरा है संघनन, फिर क्या होगा, ये क्या होगा, संघनित होकर, ये क्या होगा, संघनित होके बादल बनाएगा, कॉन्डेंस होके बादल बनाएगा। तो दूसरा काम हो गया बादल बनाना संघनन प्रक्रिया द्वारा। तो वायु में जाकर जल वाष्प ठंडी होकर बादल बनाता है। तीसरा क्या होगा भैया, बादल बन गया तो वर्षा होगा, तो वर्षा होगा, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। बादल भारी होकर वर्षा और ओले या हिम बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा, नीचे बरसेगा और नीचे पानी क्या होगा, इकट्ठा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एकत्रीकरण। तो जल नदी में गिरेगा, तालाब में गिरेगा, झील में गिरेगा, समुद्र में गिरेगा, और इस तरह पानी जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया, और इसी प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र बोलते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बात को ध्यान देना है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल को केवल छोटा हिस्सा ही उपयोग योग्य है। तो पानी तो बहुत है, लेकिन पीने वाला पानी की मात्रा जो है बहुत कम है। अधिकतर जल महासागर में है, समुद्र में है। बढ़ती जनसंख्या से जल की मांग भी बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ रहा है तो जल का डिमांड भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जो जल जो पीने वाला है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, और थोड़ा बहुत हम लोग के आसपास है वो दूषित होते जा रहा है, हम लोग उसको दूषित कर रहे हैं। जल को संरक्षित और प्रदूषण से मुक्त रखना आवश्यक है, क्योंकि आबादी बढ़ रहा है और बिना जल का कोई काम तो होगा नहीं। इसीलिए जल को हम लोगों को प्रदूषित करने से बचना चाहिए, और जितना जरूरत हो उतना ही जल का उपयोग कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्लास 6 का जो 8 चैप्टर था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।